स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS है प्रशांत में। आज हम लोग भारत की भूगोल का अध्याय 2 पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना। चलिए इसको शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश के भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है? किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भाग में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। वो 3 भाग कौन कौन है? एक है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। 3 भाग यही है। किस दृष्टि से? तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से। दक्षिण का पठार, उत्तर में विशाल पर्वतमाला जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है, और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ये 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये तीनों भाग को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। ऑनलाइनर क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, किस भूमि का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा है। यानी प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से यह कभी भी समुद्र में नहीं समाया, यानी समुद्र में नहीं डूबा है। यह कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यानी गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय पठार किस चट्टान से निर्मित है? तो आग्नेय चट्टान से निर्मित है। किस आग्नेय चट्टान किस युग का? तो आर्कियन युग का, जो अब निष्ठ और शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। जो आर्कियन युग का आग्नेय चट्टान है वो अभी वर्तमान में निष्ठ और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्नकरण मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पूरा चट्टानों पर ही बसा हुआ है। तो इसको हम लोग निम्न क्रम में पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी चट्टानें हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चट्टानों का क्रम देखते हैं हम लोग एक करके। आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें हैं जो निष्ठ और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है, जो भी वर्तमान में निष्ठ और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस इनमें सबसे प्राचीन है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी सबसे प्राचीन है बुंदेलखंड वाला एरिया का, और बेल्लारी कर्नाटक वाला एरिया का सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं। इन्हें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि आर्कियन क्रम की चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। पहली बात, धारवाड़ चट्टान का प्रकृति क्या है? तो यह परतदार टाइप का चट्टान है। कैसे बनी है? तो आर्कियन क्रम की जो प्राथमिक चट्टान है उसके अपरदन होने से और निक्षेपण होने से यह परतदार चट्टानों में बदल गई है, जिसको हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान का फैलाव कहाँ कहाँ तक है? तो यह कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिला में, अरावली श्रेणियाँ राजस्थान से स्टार्ट हैं, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती है। कौन सी चट्टानें? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत के सर्वाधिक खनिज, यही क्वेश्चन आता है कि भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसमें से भी खनिज में कौन कौन से मुख्य खनिज? तो मुख्य रूप से लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। किस चट्टानों में? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट चट्टान है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। ये क्रम बना हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के अपरदन निक्षेपण से बना धारवाड़, और धारवाड़ के निक्षेपण और अपरदन से बना कुड़प्पा। तो इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टान के ही उदाहरण है।
जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। जीवाश्म का अभाव मिलना स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानें का ही तीनों परदारित रूप है। तो आर्कियन क्रम में भी जीवाश्म नहीं था, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं है। ऐसे हम लोग एक समझ कॉन्सेप्ट एक बनाते चलेंगे। कृष्णा घाटी, नल्लामल्लाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाघानी और चियार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती है। मुख्य रूप से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो कृष्णा घाटी और अन्नामलाई पहाड़ी। ये 2 फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन में एग्जाम यही 2 फैक्ट से पूछा जाता है कि कृष्णा घाटी नल्लामलाई के आसपास का क्षेत्र किस क्रम की चट्टानों से विकसित है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से विकसित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानें का 2 विशेषता, ये परतदार चट्टान है और ये बलुआ पत्थर मिलते हैं। यही 2 विशेषता से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। नेक्स्ट में गोंडवाना क्रम की चट्टान। किस क्रम की चट्टान? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट यही आ गया कि कौन सा चट्टान कोयले के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो वह है गोंडवाना क्रम की चट्टान। सर्वाधिक कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार, और इनमें मछलियाँ और रंगीन रंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर महानदी गोदावरी, जब आप ज्योग्राफी का जब बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यही लिखा हुआ है कि दामोदर महानदी गोदावरी नदी घाटिया में कौन से मतलब किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये कोयले के लिए। जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नदी घाटी कोयले के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन हमको याद रखना है दामोदर महानदी और गोदावरी, यही आंसर हो जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप है। किसका सर्वोत्तम रूप है? चट्टानी कोयले का सर्वोत्तम रूप है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत शामिल है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का दो तीन तथ्य इसका इंपॉर्टेंट है। ये जुरासिक युग तक इन चट्टान का निर्माण अधिक हुआ है। कोयला के लिए जानी जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। 98% कोयला गोंडवाना क्रम चट्टानों से मिलती है। और नदियों की बात करें तो दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन में अत्यधिक कोयला पाया जाता है। तो इस तरह से गोंडवाना क्रम की चट्टान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ। विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र क्या आता है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा वृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। आच्छादित का मतलब था घिर जाना, यानी जब ज्वालामुखी में उद्गार हुआ विदर्भ क्षेत्र में तो 5 लाख एरिया उससे घिर चुका था ज्वालामुखी का प्रभाव से। इस क्षेत्र में 600 से लेकर 1500 मीटर और कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। जो यह 600, 1500 और 3000 मीटर की मोटाई तक जो बेसाल्टिक लावा का जमाव है, इसी को हम लोग दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार कहते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण भी इससे पहले जुरासिक कल्प में ही हो गया था। तो दक्कन ट्रैप का 5-6 महत्वपूर्ण कि दक्कन ट्रैप कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये विदर्भ में ज्वालामुखी के दरार से ये फैला है। 600 से लेकर 1500 मीटर और कहीं कहीं तो 3000 मीटर मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यही जमाव दक्कन ट्रैप कहलाता है। और राजमहल ट्रैप का निर्माण भी जुरासिक कल्प में हो गया था। यह इसका मतलब राजमहल ट्रैप भी दक्कन ट्रैप का ही एक भाग है। तो इस तरह से हम लोग दक्षिण भारत का जो भी चट्टान था उसका हम लोग क्रम समझ गए। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं। अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिले। जलप्रपात मतलब झरना, जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अवक्षय और अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ हमको दिमाग में कंसेप्ट बना लेना है कि दक्षिण पठार में कौन सा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाएगी? तो काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी का जमाव यहाँ पे अधिक है। काली मिट्टी का जमाव अधिक है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिस पर मसाला, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? आदि की खेती की जाती है। चाय, मसाला, कॉफ़ी इत्यादि
चीज़ की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों को लाल मिट्टी में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सागवान, देवदार, अबूनस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक रूप से उपयोगी वन पाए जाते हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियाँ मिलती है, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। तो इतने चीज़ों के लिए दक्कन का पठार बहुत प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय पठार फेमस है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। प्रायद्वीपीय पठार सोना के लिए, तांबा के लिए, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। सबसे अधिक सोना के लिए जाना जाता है। जर्मनी के रूर प्रदेश के समान छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। यानी जर्मनी में एक जगह है, खनिज का दृष्टि से बहुत संपन्न जगह है, उसी के तर्ज पर भारत में छोटानागपुर का पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर या विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगुन मिलते हैं, जहाँ बंदरगाह और पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का महत्व समझ गए। अब हम लोग समझते हैं उत्तर के विशाल पर्वतमाला। इसके बारे में हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। यानी एकाएक हिमालय नहीं बना है। हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर की भूसंतति सिद्धांत और मोर्गन का आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान है। कोबर ने भूसंततियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये भूसंततियाँ लंबे, संकरे और छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर एक तेथिस नाम की भूसंतति थी, जो उत्तर के अगरा लैंड के दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों भूमि के अवसाद तेथिस भूसंतति के क्रमिक रूप से जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रमशः अवतरण होता रहा, जिसके परिणामस्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमि में दबाव जनित भूसंचरण उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनूल और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो इस क्रम से गुजरते हुए हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। बलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। जो बलन से अप्रभावित हुआ है या कम प्रभावित हुआ है, उसी को हम लोग तिब्बत का पठार बोलते हैं। और जो पूरा प्रभावित हो गया है वह हिमालय पर्वत कहते हैं। और जो कम प्रभावित हुआ है या बलन से अप्रभावित ही रहा है, वह तिब्बत का पठार कहलाता है। हम लोग यहाँ तक समझें। वर्तमान में मोर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का सर्वाधिक व्याख्या करता है। यही क्वेश्चन में आता है कि हिमालय की उत्पत्ति का सर्वाधिक सिद्धांत किससे प्राप्त होता है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से होता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से होता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही थी, गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे तेथिस के अवसादों में बलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय भी 4 पार्ट बटा है, जिसमें एक बृहद हिमालय है। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु हिमालय बना है। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। तो हिमालय का भी वर्गीकरण है यहाँ पे दिया गया है। कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लासिटोसिन्स और हेलोसिन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। हिमालय एक युवा पर्वत है। कैसा पर्वत है? युवा वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसका उत्थान अभी भी जारी, यानी हिमालय अभी भी निर्माणाधीन, अभी भी बन रहा है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियाँ के निरंतर होते मार्ग में परिवर्तन और पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप को क्या कहते हैं? करेवा। हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर में जो हिमालय श्रृंखला, उसका हिमालय का महत्व क्या है भारत की दृष्टि से, भारत की भौगोलिक दृष्टि से इसको हम लोग देखते हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। इसका भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग हुआ है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में यह जाड़ों में चलने वाले ध्रुवीय हवाओं, यही एक क्वेश्चन बनता है कथन और कारक वाले सवाल में यही से ऑप्शन उठता है कि यह जाड़ों में चलने वाले ध्रुवीय हवा, ये ध्रुवीय हवा याद रखना है। ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है कौन? हिमालय पर्वत। जिसके फल ध्रुवीय हवा कहाँ से आएगा? तो रूस के साइबेरियाई इलाके से ध्रुवीय हवा जो भारत में आएगा, वो विशाल हिमालय पर्वत से रहने के कारण वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जिससे एक आदर्श अवस्था प्राप्त होता है किसके लिए? जलवायु के लिए।
तो ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसून हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। तो हिमालय पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ध्रुवीय हवाओं के आने के कारण यह ठंडे से हमको बचाता है, उसके बाद यहाँ ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसून हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराती है। अगर हिमालय नहीं रहता तो मानसून हवाएं भारत के पार चली जाती है और भारत में उतना अच्छा वर्षा नहीं हो पाता। इसीलिए हिमालय पर्वत के कारण वर्षा भी आदर्श स्थिति में पाई जाती है। तो भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि पूरा निर्भर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालयी नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखता। सतत वाहिनी का मतलब सालों भर पानी बहने, सालों भर बहती है। उत्तर भारत की जितने भी नदियाँ, हिमालय नदियाँ, ये हिमालय से निकलती है। तो इसका यही प्रभाव होता है कि इसमें बरसों भर पानी रहता है और यह बर्फ़ के पिघलने से इसमें पानी सालों दर साल बढ़ते रहता है। इसीलिए सतत वाहिनी भी कहलाती है। सतत वाहिनी सदा नीरा ये हिमालय नदियों की विशेषता है। तो हिमालय नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों को वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संपन्न हो पाती है। सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियाँ से निकाली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। यानी जलोढ़ मैदान का निर्माण किससे होता है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों से होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका। हिमालय विविध संसाधन के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इसकी जटिल भूगर्भनिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अत्याधुनिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। वन संसाधनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, जिस पर देश का आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। यानी हिमालय हमारे आयुर्वेद के नज़र से ये बहुत अत्यंत रोल निभाता है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमि पर यहाँ के पशु भेड़ बकरी निर्भर रहते हैं चारागाह के रूप में। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं के विशाल आश्रय स्थल भी है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं जो वर्गीकरण में है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लेसिटोसिन और हेलोसिन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भनिक संरचना है। 33 भूसंतति के निरंतर संकरा और छिछला होने और हिमालय और दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। ये खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के दो उदाहरण हैं। कैसे हैं? तो उत्तर भारत का पूरा मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा निर्मित है। बाढ़ के दिनों में भूमि का कोई भाग जहाँ बरसों भर बाढ़ आ रहा है, सालों भर वहाँ बाढ़ का पानी आता है, तो उसके द्वारा लाए गए जमाव से वहाँ जो मिट्टी बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग खादर मिट्टी। यही नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और जिस भूमि के कुछ हिस्से में जहाँ किसी वर्ष पानी आया, किसी वर्ष पानी नहीं आया, तो वहाँ पे नई मिट्टी के परत का निर्माण नहीं हुआ, उसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर कहेंगे। तो यही जलोढ़ और नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ खादर और बांगर का उदाहरण है। तो इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों में दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। मैदानी भाग का महत्व देखते हैं। मैदानी भाग का महत्व क्या है? मैदानी भागों के उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार और अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। नदियों के क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहर निकालकर सिंचाई और नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार मौजूद है, जिनसे लोगों को सिंचाई और पेयजल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य का पालन का विकास किया जा सकता है। औषधि भूगर्भनिक संरचनाओं के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार हैं। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग 3 पार्ट में जो वर्गीकरण किए थे वह यहाँ समाप्त होता है। इस तरह से हम लोग भारत के भौगोलिक संरचना, भूगर्भीय संरचना का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। आइए, जो महेश बर्नवाल का भारत के समग्र अध्ययन का भूगोल किताब है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सीधे क्वेश्चन
सशब्द शब्द सहित उठा के वहाँ क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से यह हमको बहुत महत्वपूर्ण बुक है यह, इसको हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे एक एक क्लास के माध्यम से। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरह से करेंगे। पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई अन्य सब्जेक्ट का अन्य वीडियो में। धन्यवाद।